हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चाइना की बड़ी कंपनी डिजिटल मार्केट के अंदर बहुत बड़ी कंपनी है शोमी। शोमी के ऊपर आरोप लगे हैं, एलिगेशंस लगा है कि ये जो लॉ ऑफ द लैंड है इंडिया के अंदर उसको फॉलो नहीं करते हैं और अब ये गवर्नमेंट के राडार पे है। राडार पे क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो वीज़ा नॉर्म है उसका वॉयलेशन किया है और कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉर्म्स है जिनको इन्होंने फॉलो नहीं किया है, नॉन कॉम्प्लाई किया है। तो अब ये सेंट्रल बैंक के रडार पे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रडार पे है। शोमी के अधिकारियों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है और उनसे अपनी जो शिकायतें हैं उनको बताया है और परमिशंस मांगे हैं। ना केवल शोमी बल्कि वीवो ने भी रूल का वायलेशन किया था और वीवो भी इस लाइन में खड़ा है। जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर है, काफ़ी सेंसिटिव एरिया है वो, और क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं तो वहाँ पे फॉरेनर्स का जाना इस तरीके से अलाउ नहीं है। बट इन्होंने जो है, चूँकि इंडिया के अंदर इनकी कंपनी चल रही है, तो बिना गवर्नमेंट से पूछे ये जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं और वहाँ पे वर्क करते हैं। राइट, तो ये जो हमारे लॉ ऑफ द लैंड है इसका वॉयलेशन है। और जो रेमिटेंस यहाँ से जाते हैं, इंडिया के अंदर से जो रेमिटेंस जाते हैं चाइना में, उसमें भी हेर फेर की खबर है। और इसी कारण से ये गवर्नमेंट के राडार पे हैं। ये गवर्नमेंट के जो है इनके ऊपर बहुत सारी स्क्रूटनीज अब हो रही है। तो जो पहली कंपनी है शोमी, दूसरी कंपनी वीवो, डे बाय डे ये जो कंपनियां हैं भारत की नॉर्म्स को, जो लॉज हैं उनको फॉलो नहीं करती है। नाउ हमने आपसे डिस्कस किया था पेटीएम के बारे में। पेटीएम भी राडार पे आया क्योंकि इसने भी केवाईसी नॉर्म्स, जो कि एकदम ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्म्स है, इसका वायलेशन किया। और इसके अंदर भी चाइनीज़ कंपनी का फंड था, जैकमा, जिनकी कंपनी अलीबाबा, और उनकी जो कंपनी है फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड करने की दूसरी जो कंपनी है एंड फाइनेंशियल, है ना, यानी कि एंड फिन। ठीक है, तो इनका इन्वेस्टमेंट 10% का है। हालांकि 10% है, पहले ज़्यादा था, बाद में रिडक्शन किया गया। और चाइनीज़ गवर्नमेंट का ये एलिगेशन है कि इंडिया के अंदर जितने भी चाइनीज़ कंपनी उनको टारगेट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। वाइल ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2022 में 80 एफडीआई जो कि चाइना के अंदर से आए थे भारत में, उसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। तो मैटर नहीं करता है कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के अंदर जो कंपनी चल रही है उनके ऑपरेशन में बाधा प्रदान करेगी तब तक जब तक कि वो उनके लॉ ऑफ द लैंड का रिस्पेक्ट करता है और उनके कंट्री के लिए, उनके कंट्री के हित में काम करता हो। राइट, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें समझना पड़ेगा। और चाइना के लिए नॉर्म्स तो लाइक मतलब एलियंस वाला साउंड आएगा, क्योंकि चाइना के अंदर नॉर्म्स फॉलो करना तो बहुत ही अलग ही बात हो जाती है। नॉर्म, दूसरी जो गुड न्यूज़ है वो हमारी है वो आपकी अगर हम बात करें तो कतर से आई है। कतर में हमारे जो 8 अभी 7 आए हैं, 7 अभी इंडिया के अंदर पहुंच गए हैं। नेवी हेड थे, ये अपने टाइम पे सर्विसेज दे चुके हैं और उसके बाद ये कतर में जॉब करते थे, दूसरी कंपनी में जॉब करते थे। बट इनके ऊपर पाकिस्तान के इंटरवेंशन के कारण इनके ऊपर आरोप लग जाता है कि ये जो है वो जासूस है, इसराइल के लिए जासूसी करते हैं, और इसी आरोप में कतर ने इन्हें जेल में डाल दिया था। बट बहुत ही हाई लेवल की डिप्लोमेसी हमारे यहाँ से हुई और प्रधानमंत्री जी का सेल्फ इंटरवेंशन था। जो COP28 की मीटिंग हुई थी, उसमें जो है जो वहाँ के कतर के जो आमिर है उनसे मिले और पर्सनली डायलॉग करके इस मैटर को सॉर्ट आउट किया गया। वैसे मैं बता दूं आपको कि आमिर जो होते हैं वहाँ पे किसी भी लेवल का ऑफेंस अगर कोई करता है और उसको कोई भी सज़ा मिलती है, तो वहाँ का जो नेशनल डे होता है उस दिन आमिर के द्वारा बहुत सारे लोगों को सज़ा माफ़ की जाती है। और यहाँ पे बहुत जल्दी काम हुआ, 48 डेज़ के अंदर वर्डिक्ट आने के 48 डेज़ के अंदर जो है इनकी सज़ा जो है वो चेंज की गई। पेनाल्टी, डेथ पेनाल्टी से जो है वो इन्हें जेल में डाला गया। एंड जेल के बाद जो है सारी चीज़ों को और एक्सेलरेट करते हुए डिप्लोमेसी का, और इंडिया ने हेल्प लिया किसका? USA का और टर्की का। टर्की के अंदर भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया इंडिया के द्वारा ड्यूरिंग जो अर्थक्वेक वहाँ पे आया। तो इनकी हेल्प से, क्योंकि इनकी बहुत बनती है कतर के साथ, इनके हेल्प से निगोशिएशन करके भारत की ये सभी जो लोग हैं उनको छुड़वाया गया है। तो भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिकली जीत है ये, वर्ल्ड वाइड इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। एंड एक जो पर्सन है वहाँ पे अभी है एंड वो सुरक्षित हैं, वो भी रिटायर, वो भी जो है रिटायर्ड, वो भी पर्सन्स थे, सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन वो जो है उनके ऊपर से भी पूरी तरह के जो भी एलिगेशंस थे वो हट गए हैं। नाउ अभी वो इंडिया नहीं पहुंचे, बट द डे विल नॉट टू फार कि वो भी पहुंच जाए।
सेफ एंड साउंड, राइट। और जो दूसरी न्यूज़ है हमारी वो है दिव्य कला मेला के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा त्रिपुरा में ऑर्गेनाइज की जा रही है। देखो ये जो मेला है ना, ये दिव्यांग जनों के लिए है। दिव्यांग जन जो होते हैं उनको स्पेसिफिकली इसमें जो है मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड की जाती है, लोन प्रोवाइड किया जाता है। ज़्यादातर जो दिव्यांग जन होते हैं, ऐसा तो दिव्यांग है चाहे वो किसी भी ग्रुप से हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे एससी ओबीसीज को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती है। इसमें पीएनबी जो है हमारी पंजाब नेशनल बैंक, वो भी लोन सैंक्शन करती है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को। और इसमें त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट का हाथ रहेगा, मतलब वो भी इसमें मिलकर काम करेंगे। और जो एनडीएफडीसी यानी कि हम बात करेंगे जो नेशनली जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनके लिए फंड की फैसिलिटीज़ होती है, यानी कि नेशनल दिव्यांग जन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो होती है वो भी आईडीबीआई के साथ मिल करके वैसे ही लोगों को पहचानेगी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए लोन लेना चाहेंगे, दिव्यांग होंगे। और इसके लिए इन्हें जो है बहुत मतलब एप्रिसिएशन के लिए अलग अलग जो है प्राइज़ वगैरह भी दिया जाएगा टाइम टू टाइम। ये जो दिव्यांग कला मेला है ये अलग अलग शहरों में हो चुकी है, जैसे मुंबई में हो चुकी है, राइट। दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, ठीक है, इंदौर, जयपुर, वाराणसी, सिकंदराबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, कर्नाटका, चेन्नई, पटना, सूरत, नागपुर और अभी यहाँ पे अगरतला यानी कि त्रिपुरा के अंदर ये हो रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिव्यांगजनों के लिए। नाउ हम बात करने वाले फर्स्ट कार्गो वेसल्स जो है वो माया इनलैंड, जो हमारा कस्टम पोर्ट है न्यूली सेटअप, उससे बांग्लादेश के तरफ जो है ये शिपमेंट स्टार्ट हो गया है। दिस वाज द फर्स्ट वन, ये पहला था। तो बांग्लादेश के अंदर जो हमारा मतलब जो हमारी उनके साथ जो पॉलिसीज़ है ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसीज़ के तहत बायलैटरल कॉपरेशंस दोनों ही नेबर कंट्रीज़ के बीच में प्रमोट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, जिसमें हम देखेंगे कि जो रूट है ना, वाटरवे 5 और वाटरवे 6, इस पे बहुत सारे काम किए जाएंगे। हालांकि नेशनल वाटरवे 1 से बांग्लादेश की हम बात करें तो ईस्टर्न रीजन में जो दूरी है वो 930 किलोमीटर ही है। मतलब ईस्टर्न रीजन में यानी कि हमारा जो वेस्ट बंगाल है वहाँ से बांग्लादेश का की अगर हम बात करें तो वाटरवे 1 के तहत जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है, राइट, सुल्तानगंज और हमारा जो कोलकाता है 930 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है और ये शुरुआत है, राइट, इनलैंड वाटर का है, मतलब नदियों के थ्रू। पानी वाला तो चलता ही है, बे ऑफ बंगाल से शिप तो हमारा चलता ही है, बट हम नदियों के थ्रू बात कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की ये एक बहुत ही बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वाटरवे 1, जो कि इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के तहत बहुत सारे इसके अंदर काम चल रहे हैं। नाउ नेशनल वाटरवे 2 जो है उसके ऊपर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन ये हम देखेंगे कि ये वाली जो है वो रूट नंबर 5 और रूट नंबर 6 के ऊपर बहुत सारे काम इसमें चलेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो माया है और जो सुल्तानगंज है इनके बीच में अभी नेक्स्ट 5 और ट्रायल वेसल्स को चलाया जाएगा। तो ये फर्स्ट है, 5 और ट्रायल वेसल्स को चलाया जाना बाकी है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वेस्ट बंगाल है और जो बांग्लादेश है उसके तहत हम देखेंगे। जो हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग का, ठीक है, उसमें 62 प्रोजेक्ट हैं जिसमें से 19 तो कंप्लीट हो चुके हैं और जो बाद बाकी रेस्ट है वो गोइंग ऑन है। लेकिन एडिशनली 11 और जोड़े गए हैं जिसमें से 5 को कंप्लीट कर दिया गया और 6 जो है बाकी है। अभी जो एडिशनली 11 है ना वो बीच वाले हैं, मतलब जैसे रोड कनेक्टिविटी देना, जो पोर्ट है उनको ठीक करना, ट्रैफिक देना, ट्रैफिक कनेक्टिविटी ठीक करना, लाइटिंग वगैरह का, एनर्जी वगैरह का। तो ये एडिशनल 11 हैं जिनमें भी बहुत ज़्यादा वर्क हो चुका है। ना हम बात करेंगे जो हमारा स्मार्ट ग्राम पंचायत रिवॉल्यूशन टुवर्ड्स द डिजिटाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का इनिशिएटिव है। आज ही ये लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो बिहार के अंदर, देखो बिहार बहुत न्यूज़ में रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे आज फ्लोर टेस्ट था जो कि गवर्नमेंट पास कर गई है। नीतीश कुमार अपनी सरकार को बचाने में सक्षम हो गया है। लेकिन नाउ वहाँ पे हम देखेंगे कि स्मार्ट ग्राम पंचायत जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के तहत चलाया जा रहा है, उसमें जो बेगूसराय ब्लॉक है, बेगूसराय जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वो सबसे उभर करके डिजिटली ग्राम पंचायत के क्षेत्र में सामने आया है। पीएम वानी यानी कि प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस के तहत पंचायती राज को वहाँ पे जोड़ा गया है, जो कि एक पाथ ब्रेकिंग हम कह सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा ऐसा वर्क हुआ है डिजिटली मैटर में कि जो बेगूसराय है वो तो है ही न्यूज़ में,
राइट? लेकिन वहाँ पे इस तरह की योजनाएँ से जो वहाँ की लाइफ़स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो गई है। वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं, जो वहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं ईज़िली वे में। तो जॉब क्रिएट हो रहा है, रूरल डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन बूस्ट हो रहा है और ये योजना एक पायलट प्रोग्राम है अभी तो, जो आरजीएसए है यानी कि राष्ट्रीय स्वराज अभियान है, उसके अंदर ये पायलट प्रोजेक्ट है। अभी हम देखेंगे कि 445 ग्राम पंचायत 37 ब्लॉक जो है इसके अंदर अभी आएंगे बिहार के अंदर ही। तो ये बिहार में ही इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे काम अभी करना है बाकी। ना हम देखेंगे जो इंडिया एयर फोर्स की जो शोकेस है वो होने वाली है सिंगापुर में। ये एयर शोकेस होने वाला है जिसमें हमारा सारंग हेलीकॉप्टर यूज़ होगा। सारंग हेलीकॉप्टर इवन जो 5 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हमारे जिनको ध्रुव कहते हैं वो इसमें शोकेस किए जाएंगे, डिस्प्ले किया जाएगा। वास्तव में सिंगापुर में अभी 20 फ़ैब से 24 फ़ैब में ये होने वाला है शोकेस और ये ना साल में मतलब जैसे साल में 2 बार होता है, राइट? तो ये एक इम्पॉर्टेंट है ये शोकेस वहाँ पे और इसमें जो हमारी पर्सनल्स हैं, मिलिट्री पर्सनल्स हैं, आई पिन टू से कि जो एयरफोर्स के पर्सनल्स हैं, 71 पर्सनल्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे एंड सारंग हेलीकॉप्टर यूज़ किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा शोकेस होने वाला है सारंग हेलीकॉप्टर का यूज़ होकर के सिंगापुर के साथ। और सिंगापुर को अभी हमने हाल ही फिलहाल में जो है ट्रांसफ़र किया है अपने यूपीआई टेक्नोलॉजी। तो यूपीआई अभी हमने श्रीलंका को दिया जिसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, मॉरिशस को दिया, फ्रांस को दिया और हम पहले ही दे चुके हैं सिंगापुर को। नाउ ये था आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर